हेलो वंस अगेन। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल लाइन, जिसे हम एंड ऑन पोजीशन भी कहेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसा कि आपको पहले भी पता होगा कि जब हम दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मतलब जो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे बट पोलैरिटी में अपोजिट होंगे, जब उनको कोई छोटे से डिस्टेंस, लेट से कि हम इसको 2L डिस्टेंस में रख देते हैं, अगर इनको हम 2L डिस्टेंस में रख देते हैं तो इस सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ऐसे सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। सवाल यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक चार्ज तो इनफ था, अगर किसी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो एक चार्ज तो इनफ था, लेकिन हम यहाँ पे डायपोल का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कभी भी जब दो चार्जेस आता है तो कूलम फोर्स लगता है। तो यहाँ पे हम दो चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकालेंगे? वो इसलिए क्योंकि दो चार्ज से भी हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैंसल्ड आउट नहीं होता है हर पॉइंट पे। जैसे कि एक्सियल पॉइंट कुछ होता है और इक्वेटोरियल पॉइंट होता है, तो उन पॉइंट में भी इन दोनों चार्ज का नेट इफेक्ट से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसीलिए हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल लाइन। अब सवाल यह है कि हम एक्सियल लाइन किसे कहेंगे? एक्सियल लाइन कहते हैं भाई कि जो हॉरिजॉन्टल होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर ये देख रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो ये हॉरिजॉन्टली अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, चाहे यहाँ पे, 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 तो चार्ज के हॉरिजॉन्टली लाइन पे अगर कहीं भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल लाइन। तो चलिए निकालते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल लाइन। तो लेट से कि यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं और मान लेते हैं ये हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारा P है। अब हमको क्या निकालना है? ये दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज से कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना आता है, जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन में है, चार्ज का मतलब चार्ज के एक्सिस में है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो चार्ज का जो सेंटर है, जो लाइन दो चार्ज को ज्वाइन किया है, उसका जो सेंटर है वो सेंटर हमारा O है, और मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो L है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी L है। जैसा कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का जो डिस्टेंस ले रहे हैं हम 2L ले रहे हैं। सवाल है क्यों ले रहे हैं 2L? क्योंकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। अगर L लेंगे तो आगे चल के फ्रैक्शनल हो जाएगा और उसको अवॉइड करने के लिए हम 2L ले रहे हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे कि इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। दैट इज व्हाई पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे वो डायरेक्टेड होगा आउटवर्ड। लेट से वो उसका नाम हम रखते हैं E1। सो हियर E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो भाई ऐसा जब देख रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस होते हैं रेडियली इनवर्ड होते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइंस हमारे अंदर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ। तो चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा अंदर की तरफ होगा। लेट्स से E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू माइनस Q चार्ज। अब सवाल ये है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा एरो E1 का बड़ा लिखे हैं और E2 का छोटा लिखे हैं। क्या इसका भी कुछ मीनिंग है? हाँ, इसका मीनिंग है। ये बताना ये चाहते हैं कि यहाँ पे E1 का जो मैग्नीट्यूड है E2 से ज्यादा है। सवाल है क्यों ज्यादा है और कैसे ज्यादा है? वो इसलिए क्योंकि जो प्लस Q चार्ज का जो डिस्टेंस है, प्लस Q चार्ज का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट पे जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, प्लस Q चार्ज की वजह से वो डिस्टेंस छोटा है, और अगर हम माइनस Q के वजह से जो निकाल रहे हैं P पॉइंट का डिस्टेंस, वो भाई थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। अगर डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। चूंकि प्लस Q से P का डिस्टेंस कम है, इसीलिए E1 का मैग्नीट्यूड E2 से ज्यादा होगा। अब यहां तक समझ में आया? अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये तो जानना जरूरी है कि जिस पॉइंट से, मतलब जिस चार्ज से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, उस चार्ज से उस पॉइंट पे कितना डिस्टेंस है। चूंकि प्लस Q इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है जो प्लस Q चार्ज की वजह से हो रहा है, तो प्लस Q का P से डिस्टेंस कितना है वो निकालना होगा। लेट अस टेक कि जो हमारा सेंटर है वो सेंटर से ये जो P पॉइंट है वो R डिस्टेंस में है, क्योंकि हम रेफरेंस मान रहे हैं इसको। मान लेते हैं जो दो चार्ज जो ज्वाइन हुए हैं उसके जो सेंटर लाइन है, लेट से वो O है, O से जो P पॉइंट लोकेटेड है वो मान लेते हैं वो R डिस्टेंस पे लोकेटेड है। तो फिर
अगर ये टोटल r डिस्टेंस है और ये l है, अगर r से l को माइनस कर दिया जाए तो ये डिस्टेंस हमारा r माइनस l हो जाएगा। किसका? प्लस q का डिस्टेंस पॉइंट P से। उसी तरह से अब माइनस q का डिस्टेंस निकालना है P पॉइंट से, तो हम यहाँ पे देखेंगे माइनस q जो है P से कितने डिस्टेंस में है? यहां से यहां तक अगर गौर से देखा जाए, यहां से यहां तक r है जैसा कि हम देख रहे हैं, और यहां से यहां तक l है, तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा r प्लस l। तो ये था ओवरऑल के माइनस q का डिस्टेंस और प्लस q का डिस्टेंस कितना है। अब हम लोग चलिए निकालते हैं कि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं E1 और E2 के बीच में जो एंगल है 180 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब अगर हम नेट निकालेंगे तो वी विल बी राइटिंग E1 माइनस E2। सवाल है E2 माइनस E1 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि E2 का मैग्नीट्यूड कम है E1 से, इसीलिए हम लिखेंगे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट P पे उसे हम लिखेंगे E नेट विच इज इक्वल टू E1 माइनस E2। चलिए हम यहां पे अप्लाई करते हैं कूलम्स फोर्स को। अप्लाइंग कूलम्स फोर्स, व्हाट वी हैव, E1 इज इक्वल टू, व्हाट इज E1? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, तो हम लिखेंगे Q बाय कितना डिस्टेंस है? R माइनस L। हम लिखेंगे R माइनस L का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अब यहां पे आएगा ये माइनस साइन हम देंगे नेगेटिव, फिर लिखेंगे E2 को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहां पे सवाल ये है कि यहां पे क्या हम माइनस क्यू लिखेंगे? माइनस क्यू लिखेंगे? नहीं, माइनस क्यू नहीं लिखेंगे, यहां पर भी पॉजिटिव क्यू लेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे। सवाल है सर मैग्नीट्यूड ओनली क्यों लेंगे, हम ये नेगेटिव साइन को क्यों नहीं लेंगे? वो इसलिए बिकॉज नेगेटिव साइन के वजह से E2 का डायरेक्शन अपोजिट हुआ है, क्योंकि नेगेटिव साइन इज द रीजन दैट इज व्हाई E2 इज इन अपोजिट टू E1। अगर नेगेटिव नहीं होता तो दोनों सेम डायरेक्शन में होते, और वही नेगेटिव के वजह से ये दोनों E1 माइनस E2 हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन को बता रहा है, इसीलिए हमें मैग्नीट्यूड लेके सोल्व करना होगा, दोबारा नेगेटिव देने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम माइनस क्यू को भी हम Q बाय उसके जो डिस्टेंस है R प्लस L का होल स्क्वायर डालेंगे। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। नाउ चलिए इसके आगे सोल्व करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। जैसा कि हमारे पास ये आ गया कि E नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2 दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। यहां तक आ गया। अब जरा देखिए, बात करते हैं कि यहाँ पे Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो हमारा कॉमन निकल रहा है, हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, जिससे हमारा अंदर में आएगा 1 बाय R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे हम तो हमारे पास मिलेगा, क्योंकि हम जब यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्ट कैलकुलेशंस करेंगे काफी लेंथी हो जाएगा। तो नोट करने की बात है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइम्स a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है, जो कि पहला आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं ये नीचे में। और जो ऊपर में आइडेंटिटी यूज करेंगे वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है 4ab। तो ये आइडेंटिटी को हम यूज करने वाले हैं। चलिए आइडेंटिटी को यूज करके देखते हैं। Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर से मैच कर रहा है, तो हम लिखेंगे 4ab, 4 इंटू R इंटू L होल डिवाइडेड बाय, ये चूंकि ऊपर के आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, हम लिखेंगे इसको R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारा जो इनेट यहां तक आ रहा है वो इनेट आ रहा है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 इंटू R इंटू L डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं, जैसा कि हमें मिला है इनेट इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 इंटू R इंटू L डिवाइडेड बाय R माइनस
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां तक हमें मिला है। अब क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे। वी कैन राइट 4RL एज 4RL को क्या हम 2R इंटू 2L नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स 2 इज 4, R टाइम्स L इज RL। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। हम उसी हिसाब से इसको स्प्लिट कर देंगे। हम क्या करने वाले हैं, इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू, यहाँ पे क्या करेंगे 4RL को यहाँ से 2L ले लेंगे, Q इंटू 2L, यहाँ से क्या ले लेंगे 2R ले लेंगे, इंटू 2R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये जो टर्म हम देख रहे हैं, ये टर्म हम पहले भी देख चुके हैं, ये टर्म को हम पहले भी देख चुके हैं। सवाल है वो टर्म क्या है, Q इंटू 2L इज नथिंग बट द डाइपोल मोमेंट। ये हम पहले भी जानते हैं, इसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट। P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। अपने प्रीवियस क्लासेस में समझा चुके हैं कि क्या होता है डाइपोल मोमेंट। खैर अभी यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा P इंटू 2R इज 2PR डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल। इसका मतलब यह हुआ कि डाइपोल के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। बट इसका एक स्पेशल केस होता है जिसे हम कहते हैं आइडियल डाइपोल या फिर शॉर्ट डाइपोल। चलिए समझते हैं क्या है वो। इससे पहले हम देखे थे कि जो हम चार्ज को रखे थे -Q और +Q को एक छोटे से डिस्टेंस 2L डिस्टेंस में रखे थे। क्या हो अगर दोनों चार्ज को बहुत सामने लेके आया जाए, नियरली चार्ज को सटा दिया जाए। मिसाल के तौर पर -Q और अगर +Q चार्ज को सटा दिया जाए, तो यहाँ जो हम देख रहे हैं 2L डिस्टेंस, या फिर हम जो देख रहे हैं L डिस्टेंस, तो L लगभग क्या हो जाएगा, L इज नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, जिससे हम क्या कर सकते हैं, L को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं शॉर्ट डाइपोल। तो हम लिखेंगे कि फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होता है, जब दो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को बहुत ही करीब रख दिया जाए, जिससे जो दोनों के बीच का जो 2L डिस्टेंस तो कम हो जाएगा ऑब्वियसली, फिर L डिस्टेंस भी लगभग क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, L डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा फॉर्मूला, जैसा कि हमने अभी निकाला फॉर्मूला कि इनेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बाय, यहाँ पे हमने निकाला R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो L जो होगा वो R से बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा, जिससे हम L को नियरली 0 मानेंगे। R से छोटा का मतलब, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोकेट किए थे P को, वो एक बहुत ही डिस्टेंस में R मतलब पॉइंट P में था, जिससे अगर ये दो चार्ज को सटा देंगे, हमें अभी भी तो एक्सिस लाइन में निकालना है, और जो एक्सियल लाइन है अभी भी दूर है, बट ये L हमारा छोटा हो गया है। जैसे ही यहाँ पे L का वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बाय, चूंकि ये नेग्लेक्ट हो जाएगा हमारा R स्क्वायर L स्क्वायर, तो हमें बचेगा R टू द पावर 4। जब इसको हम कैंसल आउट कर देंगे अच्छे से, सो वी विल बी गेटिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाय R क्यूब। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन फॉर शॉर्ट डाइपोल। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन, जिसे हम साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। इससे पहले हमने देखा कि क्या होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन। जैसा कि इससे पहले मैं बता चुका हूं कि एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन किसे कहते हैं। जैसा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है चार्ज का, उसे हम एक्सियल पोजीशन कहते हैं, और इन दोनों चार्ज का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, ये वर्टिकल लाइन लेंगे, अलोंग दैट लाइन अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डाइपोल के वजह से, तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। चलिए समझते हैं कि कैसे निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। लेट अस टेक अ पॉइंट P हेयर। यहाँ पे हमने एक पॉइंट P लिया जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था दोनों चार्ज के बीच में। लेट से कि ये हमारा नेगेटिव Q चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव Q चार्ज है, और मान लेते हैं कि ये जो हमारा इनके जो सेंटर है, लेट से ये सेंटर हमारा O है, जो कि दो चार्ज के मिडिल में रखा गया है। हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट P लिए हैं हम उसको लोकेट करेंगे उसके सेंटर से।
जैसे कि एक्सियल लाइन में भी हमने सेंटर से पॉइंट P को r डिस्टेंस लिया था, वैसा ही हमने दो चार्ज के लाइनिंग के बीच का जो सेंटर है जिसे हम रेफरेंस मान रहे हैं, उसी रेफरेंस से पॉइंट P को हम मान लेते हैं कि वो r डिस्टेंस पे लोकेटेड है। तो वही देखना चाहेंगे, और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये डिस्टेंस को हमने पहले भी L लिया था और अभी भी हम ये डिस्टेंस को L और L मीन्स 2L ले रहे हैं, छोटे से डिस्टेंस को ले रहे हैं। अच्छा, अब अगर देखेंगे ये पॉजिटिव Q चार्ज से क्या होगा इस पॉइंट P में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जबकि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है उनका फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होता है और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उनका फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होता है। अगर बात करेंगे पॉइंट P पे, तो पॉइंट P पे प्लस Q चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। लेट अस टेक that is E1 is electric field due to plus Q charge। अब कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां से यहां तक बस डायरेक्शन है। एक्चुअली हमने निकाल रहे हैं कि प्लस Q से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और ये E1 जो है वो बता रहा है कि ये आउटवर्ड डायरेक्टेड है पॉजिटिव Q चार्ज से। उसी तरह से हम निकालेंगे माइनस Q चार्ज से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, चूंकि माइनस Q चार्ज से जो हमारा फील्ड लाइंस होते हैं वो रेडियली इनवर्ड होते हैं, इसीलिए ये हम जो एरो देख रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज की तरफ है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू माइनस Q चार्ज। चलिए रिजोल्व करते हैं E1 को। जैसा कि हमें पता है कोई भी वेक्टर को रिजोल्व करने के लिए उस वेक्टर से हमें क्या करना होता है, एक 90 डिग्री का कंपोनेंट्स बनाना पड़ता है। और मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है, ये r है, ये L है, तो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा, लेट से कि इसका नाम दे देते हैं A और ये पॉइंट का नाम दे देते हैं B और ये पॉइंट हमारा P है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं PA अगर हम पाइथागोरस लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर हम PA का सोल्व करें तो हमें ये मिलेगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा, ये PA डिस्टेंस। उसी तरह से PB में भी देखेंगे, अगर PB में भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ये ट्राइंगल पे, तो हम देखेंगे ये PB भी हमारा एग्जैक्टली PA के बराबर होगा। इससे क्या पता चला कि PA और PB इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो ट्राइंगल है वो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और हम जानते हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर ये थीटा हम लिए हैं तो ये भी हमारा एंगल थीटा होगा। और जैसा कि दिख रहा है, अगर ये कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम तोड़े हैं तो ये जो हमारा डायरेक्शन दिख रहा है नीचे के लाइन से पैरेलल दिख रहा है। तो हम जानते हैं एक पैरेलल लाइन में क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होता है। अगर ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा ही होगा। और उसी तरह से जबकि ये लाइन भी पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल इक्वल हुआ तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी हमारा थीटा ही होगा। तो क्या हुआ, अगर ये हमारा E1 है और ये हमारा थीटा है तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, E1 कोस थीटा। क्योंकि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का रिजोल्यूशन हमें पता है कि जिसके साथ वेक्टर एंगल बनाता है वो कोस थीटा होता है, और एंगल जिसके साथ नहीं होता है वो साइन थीटा का कंपोनेंट होता है। इसका मतलब अगर ये E1 है तो ये E1 साइन थीटा और ये हो जाएगा E1 कोस थीटा। सिमिलरली अगर हम E2 के कंपोनेंट को तोड़ेंगे, अगर हम ध्यान से देखें कि इस E2 के कंपोनेंट को तोड़ने के लिए तो ये E2 के कंपोनेंट में भी हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। और जैसे ही हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, इस E2 के साथ जो एंगल बना है, यही एरो जो कि E1 कोस थीटा के सामने आ रहा है, उसका नाम रखेंगे E2 कोस थीटा। क्यों रखेंगे, क्योंकि एंगल उसी के साथ बना है। और ये चूंकि कंपोनेंट के साथ एंगल नहीं है, थीटा नहीं है, इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है वो कहलाएगा E2 साइन थीटा। अब आते हैं, ये था हमारा फिगर के बारे में। अब चलिए निकालते हैं इस पॉइंट P पे ये प्लस Q चार्ज और इस माइनस Q चार्ज की वजह से हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चलिए हम कूलम्स लॉ को अप्लाई करते हैं। जैसा कि लेट्स फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज। प्लस Q चार्ज से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें क्या देखना होगा कि प्लस Q चार्ज पॉइंट P से कितने डिस्टेंस में है। जबकि हम निकाल चुके हैं कि हमारा PA और PB का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का रूट ओवर।
इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज जो होगा, लेट अस टेक कि E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अगर E1 हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, अप्लाइंग कूलम्स लॉ, E1 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस बोले तो हमारा PB का स्क्वायर, तो PB कितना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट ओवर। इसका मतलब R स्क्वायर प्लस रूट स्क्वायर L स्क्वायर का रूट ओवर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है PB स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जैसे सोल्व करने पे हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मेक इट एज इक्वेशन 1। इसे हमने इक्वेशन 1 बना दिया। सिमिलरली अगर हम E2 निकालते हैं तो E2 में क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना होता है, क्योंकि डायरेक्शन दिया हुआ है, डायरेक्शन डाउनवर्ड दिया हुआ है, पोलैरिटी की वजह से डायरेक्शन होता है। तो Q बाय क्या हो जाएगा उस डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है PA, अगेन PA का वैल्यू भी उतना है। हम क्या लिखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट ओवर का स्क्वायर, जो कि यही फिर से आ जाएगा। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ E1 जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ E2 के बराबर है। मैग्नीट्यूड क्यों? क्योंकि डायरेक्शन में ये ऑपोजिट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट क्या E1 का डायरेक्शन ऊपर है और E2 का डायरेक्शन नीचे है। इसका मतलब डायरेक्शन में दोनों सेम नहीं है, बट हाँ मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है। लेट अस टेक कि E1 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इक्वल टू E। मान लेते हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मान लेते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड E है। चलिए अभी हम करते हैं ये आगे का कैलकुलेशंस इन दोनों इक्वेशन से, बट उससे पहले हमें यह समझना होगा जैसे ही E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब यह हुआ E1 sin थीटा और E2 sin थीटा का भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि दोनों में sin थीटा है और E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम है। जैसा कि हम देख रहे हैं दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या होगा हमारा ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा कैंसल्ड आउट हो जाएगा सिमेट्री के वजह से। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ड्यू टू सिमेट्री हमारा E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा जो कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट विल बी कैंसल्ड आउट। कैंसल्ड आउट सवाल ये है अगर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा का कंपोनेंट कट जाता है तो हमारे पास ये दो कंपोनेंट चले गए, अब हमारे पास क्या कंपोनेंट बचा है, ओनली E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। क्योंकि यही वेक्टर को रिजोल्व कर रहे थे दो पार्ट में, अब इन दोनों वेक्टर को दोबारा नहीं लेना है, तो जो भी हमारे कंपोनेंट बचा वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा बचा। जबकि हम देख रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगा। चलिए समझते हैं। जैसा कि हमने देखा कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो हम जो निकालेंगे E नेट, तो E नेट क्या हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। जबकि हमें यह पता है कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, हमने अभी लिखा कि E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है किसके बराबर, E के बराबर। तो दोनों को क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली 2E cos थीटा। और अभी हम लगाएंगे कूलम्स लॉ लगाएंगे तो हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन जो हमें आया दोनों सेम आया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हमें निकालना है कोस थीटा। चलिए कोस थीटा फिगर से निकालते हैं। क्या होगा कोस थीटा, ध्यान से देखिए। ये थीटा अगर है, थीटा के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेट्स से कि PO हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा थीटा के लिए, और OB हमारा बेस हो जाएगा और PB हमारा हाइपोटेनियस। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब कोस थीटा जो होगा L अपॉन PB, और PB क्या है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट ओवर। इसका मतलब कोस थीटा क्या हो जाएगा L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट ओवर। इसका मतलब यह हुआ कि कोस थीटा फिगर से क्या हो गया हमारा L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट ओवर बोले तो 1/2।
अगर इसको सोल्व करेंगे फर्दर तो हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू एल डिवाइडेड बाय, जबकि देख रहे हैं दोनों का बेस सेम है और इसका पावर 1 है। बेस सेम होने से पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है मल्टीप्लिकेशन पे। अगर मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे क्वांटिटी का जिसका बेस सेम हो तो उसका पावर ऐड हो जाता है। जब 1 + 1/2 करेंगे तो हमें क्या मिलता है 3/2। तो r² + l² का क्या हो जाएगा हमारा 3/2। अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी विल बी गेटिंग Q इंटू 2l डिवाइडेड बाय r² + l² का 3/2। और अगर ध्यान से देखें तो ये क्या हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से Q इंटू 2l क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल P डिवाइडेड बाय r² + l² का 3/2। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन क्या ये पूरा करेक्ट है? पूरा करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्शन छोड़ दिया है। डायरेक्शन क्या होगा, हमें ये देखना होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डायपोल का डायरेक्शन कैसा है। क्योंकि हम जब एक्सियल लाइन सोल्व कर रहे थे वहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो था, जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो था वो E1 के डायरेक्शन में था और जो डायपोल था वो भी E1 के डायरेक्शन में था। इसीलिए हमारा क्या हुआ था, वहां नेगेटिव पॉजिटिव का कोई टेंशन नहीं था। बट यहां पे क्या है, हमें ध्यान देना होगा इनेट का डायरेक्शन और डायपोल का डायरेक्शन को। कैसे, चलिए देखते हैं। क्योंकि हमने पहले भी बता चुका है कि जो डायपोल का डायरेक्शन होता है, डायपोल इज डायरेक्टेड फ्रॉम -q चार्ज टू +q चार्ज। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन होता है वो -q से +q। अच्छा बच्चा लोग कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो P है ये P पॉइंट है और ये जो P है डायपोल मोमेंट है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये P डायपोल मोमेंट नहीं, ये P एक पॉइंट है और ये है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, -q से +q। उसी तरह से अगर ध्यान से देखेंगे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन राइट के तरफ है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट के तरफ है, जबकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब वहां पे नेगेटिव साइन लगेगा। क्या लगेगा, इनेट जो होगा वो नेगेटिव ऑफ क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² + l² का 3/2। ये रहा हमारा डेरिवेशन ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। फॉर शॉर्ट डायपोल, फिर से अगर हमने शॉर्ट डायपोल के लिए निकाला, जो कि आइडियल डायपोल कहते हैं, क्या होता है उसमें दोनों चार्ज को बहुत ही सामने लेके आ जाते हैं। जब दोनों चार्ज को बहुत ही सामने लेके आ जाएंगे, उनके बीच का जो डिस्टेंस 2l होता है वो कम हो जाएगा, जिससे हमारा l भी कम हो जाएगा और l r से बहुत छोटा होगा, तो जिससे हम क्या कर सकते हैं, l को हम नियरली 0 मान सकते हैं। तो इस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा हमारा, इनेट विल बी इक्वल टू 1/-1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन क्या हो जाएगा, क्योंकि L को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये r² से ये 2 कट जाएगा तो हमें बचेगा r³। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल लाइन फॉर शॉर्ट डायपोल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोट करना है, जब हमने EXCL निकाला था तो हमें मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, और जब हमने E इक्वेटोरियल निकाला है, जो नेट निकाला है हमने, वो हमें मिला है, मैंने मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूं कि मैग्नीट्यूड का अगर देखेंगे तो मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। अगर इन दोनों का रेशियो ले लिया जाए तो देख रहे हैं सिर्फ 2 का फर्क है। इसका मतलब ये हुआ कि EXCL टू द E इक्वेटोरियल इक्वल टू क्या होता है 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसी के साथ आज के क्लास को खत्म करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।